बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, क्लोजिंग एंट्री। जो आप लोगों ने लेजर्स अकाउंट में बैलेंस कैरीड डाउन फाइंड किए थे, हम उनकी डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बैलेंस शीट के किसी किस्म के कोई जर्नल लेजर्स हैं तो वो हमेशा अपना क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में लेकर जाते हैं। उनका बैलेंस कैरीड डाउन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास इनकम से रेलिवेंट इनकम है, मतलब सेल्स, और आपके एक्सपेंसेस से रेलिवेंट है, अगर किसी किस्म के कोई लेजर्स वगैरह मौजूद हैं, तो वो अपना क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड को ट्रांसफर नहीं किया करते। वो उसी साल की प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को अपना बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अपने पास किसी भी इनकम अकाउंट की, इनकम अकाउंट से मुराद सेल्स अकाउंट भी हो सकता है। कोई भी आप लोगों का अगर इनकम अकाउंट है तो इनकम का ताल्लुक आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के साथ है। अब अगर आप लोग यहां पे देखें कि ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं किसी किस्म की कोई इनकम रिसीव करता हूं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ड्यूरिंग द ईयर अगर हम लोगों ने किसी किस्म की कोई भी इनकम रिसीव की, मतलब हम लोगों ने गुड्स सेल की इन कैश, तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट ने डेबिट हो जाना है और इनकम अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना है। इनकम अकाउंट को हम लोग कैश के अगेंस्ट क्रेडिट कर देंगे। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन इस जर्नल एंट्री की नहीं कर रहे, हम लोगों ने करनी है क्लोजिंग एंट्री की। ये तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी की सारी इधर आ जाएंगी। एट द एंड ऑफ द पीरियड हमने जब जाकर इसकी क्लोजिंग करनी होगी कि हम लोग देखेंगे कि इस साइड का टोटल कितना है, सेम यही टोटल हम लोगों ने इस साइड पे रखना है। और इससे पहले आप लोग यहां पर बैलेंस कैरी डाउन कर देते थे। ऐसे ही था ना कि ये वाला जो बैलेंस आता था हम इसको बैलेंस कैरी डाउन के तौर पे रिकॉर्ड करते थे। अब अगर हमारे पास इनकम अकाउंट है तो इनकम अकाउंट बेसिकली अपना बैलेंस कैरी डाउन नहीं रखता। जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर हमारी सेल्स हुआ करती हैं वो सारी की सारी कहां ट्रांसफर हो जाती हैं? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को। वो सारी की सारी हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को ट्रांसफर हो जाती हैं। अब अगर आप लोग देखें बेटा, बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन की कोई जर्नल एंट्री नहीं है। बैलेंस कैरी डाउन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। लेकिन ये बेसिकली अब आपके पास बैलेंस कैरी डाउन नहीं है, ये तो वो बैलेंस है जो आप लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करना है। तो जरा इसकी जर्नल एंट्री देखें, हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इनकम अकाउंट की कौन सी साइड पर मौजूद है? डेबिट, तो इनकम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो रेफरेंस में कौन सा अकाउंट मौजूद है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसकी जो जर्नल एंट्री हमारे पास बनेगी क्लोजिंग एंट्री, ये उस टाइम पर रिकॉर्ड करेंगे जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग एंट्री हमारे पास बनेगी इनकम अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो देखें, ट्रांसफर ऑफ ऑल इनकम, तो इसकी जर्नल एंट्री इनकम अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ आ चुकी है सब बच्चों को, ये बात क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंस अकाउंट की। तो इसी तरह से अगर हम लोग एक एक्सपेंस अकाउंट अपने पास मेंटेन करें, कोई भी एक्सपेंस अकाउंट हो सकता है, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट। अगर मैं बात करूं कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने कोई भी एक्सपेंस पे किया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। जो भी एक्सपेंसेस होंगे ड्यूरिंग द ईयर जो हमने पे किए होंगे वो हमारे एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमने इस अकाउंट की क्लोजिंग कर देनी है। डेबिट साइड से टोटल उठाएंगे, क्रेडिट साइड पर सेम टोटल जाके रिकॉर्ड कर देंगे।
यहां से क्रेडिट साइड का टोटल ये आ जाएगा इस तरह से, और इसको हम लोग लिखा करते थे बैलेंस कैरी डाउन। आज हम लोग बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, आज इसके लिए क्या लिखेंगे, तमाम एक्सपेंसेस और इनकम्स कौन सी स्टेटमेंट के एलिमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के। तो इन्होंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होना होता है। अगर बैलेंस शीट के अकाउंट्स हो तो बैलेंस कैरी डाउन रखेंगे, अगर इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स हैं तो अपने आप को इनकम स्टेटमेंट में ही ट्रांसफर करवा देते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस कहां ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखिए भाई, हमने ये वाली एंट्री उनको नहीं बतानी, ये ड्यूरिंग द ईयर की थी, वो आज बात कर रहे हैं क्लोजिंग एंट्रीज की। तो क्लोजिंग एंट्री हमारे पास ये है। अब जरा इस एंट्री को पढ़ें, ये क्या एंट्री लिखी हुई है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। तो ये देखें, ट्रांसफर ऑफ ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स, डेबिट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, और क्रेडिट कर देंगे एक्सपेंस अकाउंट को। आई होप कि ये दोनों एंट्रीज आप लोगों को समझ आ चुकी हैं। ये बात क्लियर है सब बच्चों को, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स वगैरह आते हैं, अगर मैं यहां पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना दूं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, देखिए इनकम के अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या हुआ था, इनकम के अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या हुआ था, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे अगेंस्ट इनकम। जितनी भी हमारे पास इनकम होती हैं हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चली जाती हैं, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर मूव कर जाते हैं। अब यहां पर ना मैं जरा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज कर लेता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ आ सके, कि सपोज कि हमारी जो इनकम है ना वो 1800 रुपीज की है, और जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो हमारे पास 1200 रुपीज के हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता चल जाता है कि अगर इनकम ज्यादा है हमारे पास तो हमें प्रॉफिट हो गया है। अब जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्लोज करने लगेंगे तो फिर देखें यहां पर बैलेंसिंग वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास 600 रुपीज की बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी, और इस लेदर अकाउंट को आप कुछ इस तरह से क्लोज कर देंगे। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से आपको प्रॉफिट मिलता है, अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आप लोगों के पास बैलेंसिंग वैल्यू आए तो ये आप लोगों का प्रॉफिट होता है, और आपका प्रॉफिट जितना भी हो सारे का सारा आपके कैपिटल में चला जाता था, आपके कैपिटल में जाकर आप प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। तो इसको यहां से हम लोग मूव करवाएंगे कैपिटल के अकाउंट में। तो ये क्लोजिंग एंट्री है, ये उस टाइम पर आएगी जब ड्यूरिंग द ईयर सारी की सारी इनकम और सारे के सारे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे। तो इनकम और एक्सपेंसेस की जो बैलेंसिंग वैल्यू आएगी वो हमारे पास चली जाती है हमारे कैपिटल के अकाउंट के अंदर। तो यहां पर देखें ये जर्नल एंट्री हमारे पास बनेगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कब, जब हमें प्रॉफिट्स होंगे। तो ये वाली एंट्री देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल, तो एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी हमारे पास, डेबिट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को और क्रेडिट कर देंगे ऑनर्स कैपिटल को। इसी तरह से अगर हम इसका रिवर्सल रिकॉर्ड करें कि हमारे पास हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं जबकि हमारी जो इनकम्स हैं वो कम है, सपोज कुछ इस तरह की सिचुएशन मौजूद है, तो फिर बैलेंसिंग वैल्यू हमारे पास आएगी इस साइड पर 800 की, और अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आपके पास वैल्यू आ जाती है ये भी आपके कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी 2000 की बैलेंसिंग वैल्यू, यहां पर टोटल 2000 का। अच्छा अब देखिए, अब अगर आप लोग गौर करें ना ये क्लोजिंग एंट्री, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसने यहां पे लिखा हुआ है रिवर्स इन केस ऑफ अ
लॉस, तो देखिए रिवर्स हो गया। अब जैसे ही आपको पता चला कि कैपिटल की नेचर क्रेडिट है, अगर कैपिटल क्रेडिट होगा तो उसमें प्रॉफिट की एडिशन होती है, अगर कैपिटल डेबिट होगा तो उसमें से डिडक्शन हो रही होती हैं इन केस ऑफ लॉस, तो फिर हम लोग लॉस की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारे पास कि अगर ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल अकाउंट को हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं। फिर अगर मैं आपके सामने एक कैपिटल अकाउंट बनाऊं, जो अमाउंट आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई होगी ड्यूरिंग द ईयर, वो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट यहां पर मौजूद होगी। फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से आपके पास प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अगर किसी किस्म की कोई ड्राइंग्स होंगी तो वो ड्राइंग्स यहां पे रिकॉर्ड होती हैं। आप लोगों को याद होगा कि ड्राइंग्स की सिचुएशन में कैपिटल कम होता है, इस वजह से कैप ड्राइंग्स डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये ड्राइंग्स की सिचुएशन में ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग्स टू कैपिटल। अच्छा, ये था ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग्स टू कैपिटल, तो डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग्स टू कैपिटल, ड्राइंग्स अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाता है जो हमारे पास लिखा हुआ होता है, और यहां से ड्राइंग्स इसमें ट्रांसफर होती हैं। तो ये एंट्री हमारे पास बनेगी कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो और ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ड्राइंग्स अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर करना होता है और ये प्रॉफिट में से ही डिडक्ट होते हैं। जो भी बिजनेस ओनर ने ड्राइंग्स करनी होती हैं तो हमारे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ये बेसिकली यहां से ड्राइंग्स के अकाउंट से आती हैं कि ड्यूरिंग द ईयर, अगर हम वो तो हमारे पास था ना कैपिटल का अकाउंट, ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी किस्म की कोई ड्राइंग्स हो तो आप लोग जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड किया करते थे, ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई ड्राइंग्स हो कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश या परचेजेज अकाउंट क्रेडिट। कि अगर आप कैश लेकर चले गए, आप इन्वेंट्री लेकर चले गए, आप फिक्स एसेट लेकर चले गए, तो उस सिचुएशन में या तो कैश क्रेडिट हो जाएगा या आपकी परचेजेज क्रेडिट हो जाएंगी इन केस ऑफ इन्वेंट्री, और फिक्स एसेट के केस में फिक्स एसेट ने क्रेडिट हो जाना था लेकिन ड्राइंग्स डेबिट होती थी। ये ड्यूरिंग द ईयर ये काम होता रहता। इसी तरह से जब आप इसकी क्लोजिंग करते थे तो ये क्लोजिंग आपके कैपिटल के अकाउंट में जाती है। ये क्लोजिंग आपके कैपिटल के अकाउंट में, तो आपको याद होगा कि जब बैलेंस शीट बनाते थे इक्विटी के पोर्शन में कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स लेस ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग्स देखें आपके कैपिटल अकाउंट। अब क्या एंट्री बन रही है इसकी, कैपिटल अकाउंट डेबिट और ड्राइंग्स अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स की एंट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग क्लोजिंग एंट्री पढ़नी है। तो ड्राइंग्स यहां से ट्रांसफर होती हैं कैपिटल के अकाउंट में, जो यहां पर मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। हर जर्नल एंट्री का इंपैक्ट दो लेजर्स पे जाता है। तो आप यहां पर देखें कि आपने ऑनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, ये देखें, और ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट किया, ये ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। ऑलराइट, ये हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज थी। बाकी बैलेंसिंग ऑफ के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हो कि किस तरह से बैलेंसिंग ऑफ करनी है। कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स की डिस्कशन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग मूव करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 3 के कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल से थे, लेकिन अब आप लोगों को जिन क्वेश्चंस में इश्यूज थे सिर्फ जल्दी जल्दी मुझे वो बताते जाएं ताकि हम उनको डिस्कस करें, लेकिन कोशिश करें कि सीक्वेंस के साथ रहें। जी जल्दी से बोलें। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन इशू कर रहा हो, कोई डिस्कशन हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर मतलब ठीक आ जाता है लेकिन एक कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता, तो आप उसको भी हाईलाइट किया करो कि मैंने ये क्वेश्चन जाके डिस्कस करना है कि आंसर तो आ गया लेकिन मुझे समझ नहीं आई, तो आप लोग वो क्वेश्चन भी आके जरूर पूछा करो।
जी, तो इन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में जो आप लोगों की तरफ से क्यूरीज मिली हैं, फिर 30 क्वेश्चन में किसी को कोई इशू नहीं था, ऐसा ही है ना? और 30 के बाद आप लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की थी। 31 बोला था किसी ने? 31। अच्छा, 31 से 40 तक आप लोगों ने मोस्टली कहा है, 40 के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो 31 से 40 तक मैं ये 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। A business buys machinery costing rupees 120,000 and sells machinery costing rupees 18,000 in the year. The opening balance of the machine account is rupees 80,000. What will be the balance brought down in the next period? तो बेटा ये बेसिकली बड़ा सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। इसके लिए आप लोगों ने एक लेजर अकाउंट अपने पास मेंटेन करना था, मशीनरी अकाउंट। देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी आप लोगों के पास कि कहता है मशीन बाय, ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने परचेज की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देना था कितनी अमाउंट से? 120,000 से। उसके बाद कहता है सेल्स, तो सेल की होगी, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देना था 18,000 के साथ। और ये डिस्पोजल कहलाता है, सेल ऑफ मशीनरी फिक्स एसेट इज कॉल्ड डिस्पोजल। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जो ओपनिंग बैलेंस था वो 80,000 का था। तो बेटा एसिड्स है, एसिड्स की नेचर डेबिट है, तो डेबिट नेचर की वजह से ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे इसका लिखा जाएगा? ओपनिंग बैलेंस डेबिट नेचर होने की वजह से डेबिट साइड पर, जबकि क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट चलता है। ओपनिंग बैलेंस अकाउंट्स की नेचर के मुताबिक लिखा जाता है, जबकि क्लोजिंग बैलेंस उससे अपोजिट साइड पर आ जाते हैं। अच्छा, हमें ना क्लोजिंग सोचने की जरूरत है, सच नहीं होती, क्योंकि लेजर को जैसे ही क्लोज करेंगे हमें पता चल जाएगा बैलेंस कैरी डाउन कौन सी साइड पे जा रहा है। हमने देखना है ओपनिंग को, कि ओपनिंग कौन सी साइड पे लिखना है। तो अगर डेबिट नेचर अकाउंट्स हैं तो अपना ओपनिंग डेबिट साइड पर ही देंगे। तो एसिड से डेबिट नेचर अकाउंट है, ओपनिंग डेबिट साइड पर देंगे कितनी अमाउंट का? 80,000। अब जाकर आपने देखना है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। तो ये बन गया 200,000। 200 में से 18,000 माइनस कर देंगे, तो 182,000। ये वो बैलेंस है जो इस साल का क्लोजिंग है और आने वाले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस के तौर पर जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर जो अमाउंट आपने लिखनी थी वो है 182,000। 32, a company had a cash balance of rupees 18,000 at the start of the month। देखिए अब ये भी बड़ा सिंपल सा था कि अगर आप लोग यहां पर कैश का अकाउंट बनाते तो सबसे पहले इसका ओपनिंग लिखना था, और ओपनिंग कौन सी साइड पर जाता? डेबिट साइड पर। अगेन से एसिड था, स्टार्ट में हमारे पास कितना पैसा मौजूद था? अच्छा, कहते हैं ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकर्ड। पहले देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है व्हाट वाज द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। तो अब देखें, कहते हैं सेल्स ऑन क्रेडिट। बेटा इसका आपके कैश से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करनी थी। नेक्स्ट आपके पास है कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। हमने अपने ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव किया, तो कैश अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 49,000 से। नेक्स्ट परचेज ऑन क्रेडिट, इसका हमारे कैश अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं था, इससे इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे कैश के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट देखिए पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स। अब आएगा हमारे पास, हमारे पेएबल्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 35,000। अब जाकर आपने इसकी क्लोजिंग कर देनी थी, जहां से आपको वैल्यू मिलेगी 67,000। ये बात क्लियर? यहां पर भी 67,000। अब देखिए एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 32,000। बैलेंस क्या तो मंथ के एंड पर जो आपके पास बैलेंस की अमाउंट होगी वो
32,000, जहां पे 32,000 रिकॉर्ड करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कहते हैं an accountant has inserted all the relevant figures into the trade payables account but has not yet balanced off the account. कहते हैं assuming there is no other entries to be made other than to balancing of the account, what is the closing balance on the trade payables account? तो बेटा ट्रेड पेएबल्स हैं, लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज अपना क्लोजिंग डेबिट साइड पर देंगे, लायबिलिटीज अपना क्लोजिंग डेबिट साइड पर देंगे क्योंकि उनका ओपनिंग क्रेडिट साइड पर होता है। क्लियर? अब आप यहां पर अगर ये बात ना भी सोचते तो भी तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल याद है और ओपनिंग आपको क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है, तो बेटा क्लोजिंग आपको यहां पे नजर आएगा। अब यहां पे देखें इन दोनों को अगर आप लोग ऐड कर लें तो आपके पास वैल्यू आ रही है 5 7 5 2 3 5 5 7 5 2 3 5, इसमें से लेस कर देंगे 100 750, तो आंसर आ जाएगा 4 7 4 तो यहां पर आपने यही अमाउंट लिखनी थी 474 485। तो ये है आपके क्लोजिंग पेएबल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट 34 you are given the following information, what are sales on credit during 2018। बेटा आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से देखा करो। टोटल सेल्स में और कैश सेल्स में फर्क होता है। अगर उसने आपसे पूछा है क्रेडिट सेल्स, तो बेटा क्रेडिट सेल्स का पता रिसीवेबल्स के अकाउंट से चलेगा, क्रेडिट सेल्स का पता रिसीवेबल्स के अकाउंट से चलेगा। आपने अपने पास मेंटेन करना था एक रिसीवेबल का अकाउंट, तो ओपनिंग ये देखें 1 जनवरी है तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है तो कौन सी साइड पे जाके लिखूं, डेबिट साइड। ये देखें ये आपके पास ओपनिंग आ गया। फिर 31 दिसंबर है तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे लिखा जाता है, रिसीवेबल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड 9,000 रुपीज है। फिर आपसे कहते हैं कि टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग 2000, कि हमने अपने रिसीवेबल से जो अमाउंट रिसीव की वो हमारे पास है 85,000, लेकिन इसमें कैश सेल्स भी शामिल हैं। तो आप लोगों ने यहां पर जो कैश अमाउंट लिखनी थी आपने 85 नहीं लिखना था, यहां पर आपने जो आपके क्रेडिट रिसीवेबल्स थे आप वो अमाउंट लिखते। अगर आप यहां पे 85 लिख देते तो आपके पास आपकी टोटल सेल्स आ जाती, तो फिर सिर्फ क्रेडिट सेल्स ना आती, रिसीवेबल्स के अकाउंट में कैश सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं होता। ऑलराइट, जब कैश सेल्स होती हैं तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल तो आया ही नहीं है, तो आपको यहां पर 85 नहीं लिखना था, 80 लिखना है। अब आपको यहां पर जो बैलेंसिंग वैल्यू मिलेगी वो सेल्स की मिलेगी और रिसीवेबल्स के अकाउंट में है तो ये क्रेडिट सेल्स होती हैं। अब यहां देखें 89,000, तो जैसे ही बैलेंसिंग ऑफ किया तो क्रेडिट सेल्स की वैल्यू, तो यहां से आपने 79,000 ही लिखना था। ये बात क्लियर? लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा जाता कि व्हाट आर द सेल्स ड्यूरिंग 2018, तो फिर ऐसा नहीं था कि हम उसे 85,000 बताएंगे, ये नहीं था कि जो अमाउंट आपने रिसीवेबल से रिसीव की वो हमारी टोटल सेल्स, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने पहले क्रेडिट सेल्स ही फाइंड करनी थी, इन क्रेडिट सेल्स में ऐड कर देते कैश सेल्स जो कि हमें यहां से मिल रही है, तो हमारी टोटल सेल्स बन जाती। तो अगर आपसे पूछता कि आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सेल्स कितनी लेकर जाएंगे तो हम 84,000 लेकर जाएंगे। बात क्लियर हो गई? ये डिफरेंस था दोनों में। अब 35 की तरफ आ जाए, कहते हैं एट व्हाट अमाउंट सेल्स रेवेन्यू शैल बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा अब आपने अपने पास कैश सेल्स भी क्रेडिट सेल्स भी
और आपसे कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स रेवेन्यू कितना जाएगा, तो आपने उसमें से डिस्काउंट अलाउड भी लेस करना है, नेट अमाउंट अगर आपसे पूछे, और सेल्स रिटर्न को भी देखना होगा। सेम वैसा ही आप लोगों ने एक अकाउंट मेंटेन करना था रिसीवेबल्स का, ओपनिंग रिसीवेबल्स 70,000, ये आप लोगों की वर्किंग होती है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। क्लोजिंग रिसीवेबल, अब चाहे इनके सामने आप डिस्क्रिप्शन ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप अपने लिए बना रहे हो सिर्फ, लेकिन आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखें, कहते हैं कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर, और ये कितना हम लोगों ने कैश रिसीव किया, 250,000। तो जर्नल एंट्रीज देख लिया करो, कैश डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट, और मैं बना रहा हूं रिसीवेबल्स का अकाउंट तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। फिर कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, तो रिसीवेबल्स को जब डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या उनका बैलेंस कम नहीं हो जाता, तो डिस्काउंट अलाउड आपके पास यहां पर आएगा, डिस्काउंट अलाउड। और कितनी अमाउंट है ये आपके पास, तो यहां से अब देखें, देयर आर नो रिटर्न इनवर्स और कैश सेल्स, तो मतलब जितनी क्रेडिट सेल्स हैं वही आएंगी हमारे पास, ना कैश सेल्स है ना ही सेल्स रिटर्न है हमारे पास। साइन रिकॉर्डेड ऑल सेल्स एक्सपेक्टिंग दैट कस्टमर विल नॉट क्लेम अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स एट व्हाट अमाउंट सेल्स रेवेन्यू, तो यहां से देखिए हमारे पास सेल्स की वैल्यूज क्या आएंगी, यहां से हमारी सेल्स की वैल्यूज क्या आएंगी, इनका जैसे ही टोटल किया तो ये टोटल आ जाता है 279,000। ऑलराइट, यहां पर देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 209,000। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा, ये है आपकी ग्रॉस सेल्स। बेटा उसने आपसे पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे, तो वहां पर रेवेन्यू में से 209,000 को टिक नहीं करना, आपने जो डिस्काउंट रिकॉर्ड किया हुआ है, कहते हैं सेल्स एक्सपेक्टिंग दैट कस्टमर विल नॉट क्लेम अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, इट मींस दैट आपने अपना रेवेन्यू फुल अमाउंट के साथ रिकॉर्ड किया हुआ है। अब आपने 4,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो ये 4,000 इसमें से लेस हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 205,000, तो आपने इसको टिक करना है। अब यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो 209,000 को टिक कर देते हैं कि लेजर में से वही वैल्यू आई थी, और आप समझते हैं जैसे आपका क्वेश्चन ठीक है। जब उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमेशा रेवेन्यू नेट अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड होता है, तो अगर यहां पर किसी किस्म की कोई रिटर्न्स होती तो वो भी हम लेस करते। क्लियर, ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। नेक्स्ट देखें 36, कहते हैं व्हाट इज द अमाउंट शोन इन अकाउंट पेएबल्स लेजर ऑन जनवरी 31st, और स्टार्ट में कहता है ऑन योर अकाउंट्स पेएबल लेजर हैज बैलेंस ऑफ रुपीज दिस क्रेडिट एज ऑन जनवरी 1st, और मुझसे क्लोजिंग बैलेंस पूछा कौन से अकाउंट का, तो बेटा ये लाइबिलिटीज का अकाउंट है। अगर लाइबिलिटीज का अकाउंट है पेएबल, तो अपना ओपनिंग कौन सी साइड पर देगा, और यहां पे लिखा हुआ था ओपनिंग क्रेडिट साइड 95,000 ड्यूरिंग द मंथ। कहते हैं क्रेडिट परचेजेस, बेटा क्रेडिट परचेजिंग का पेएबल से ताल्लुक है, यहां पर आपकी क्रेडिट परचेजेस आ जाती हैं 221,000। कहते हैं कैश परचेजेस, इसका हमारे पेएबल से कोई ताल्लुक नहीं है। कहते हैं चेक इशूड टू क्रेडिट सप्लायर्स आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ रुपीज दिस, तो जो हम लोगों ने बैंक के जरिए इनको पेमेंट की 148,000, और साथ में हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो वो भी यहां पर आएगा, आपके पेएबल्स को कम कर देता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2,000 का डिस्काउंट। फिर कहता है क्रेडिट परचेजेस रिटर्न, तो बेटा परचेजेस इस साइड पर है, तो यहां पर परचेजेस रिटर्न आ जाएंगी 8,000 रुपीज की, और आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा।
यहां से अगर आप लोग देखें तो बैलेंस आ रहा है 316,000 इसका टोटल। अब देखिए बैलेंस कैरी डाउन कितना बनता है, इसमें से ये वाली वैल्यूज माइनस कर दें 158, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 कितनी, नहीं 316 में से माइनस करते हैं ना तो रिमेनिंग भी 158 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। ओके 37 following information relates to sales transactions of Saber during March 2019. What is the amount of credit sales, लेकिन ये देखो क्या लिखा हुआ है, नेट ड्यूरिंग मार्च। अब ये देखें कहते हैं रिसीवेबल्स हैं, मतलब ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है आपके पास। रिसीवेबल्स का अकाउंट है, यहां पर आ जाएगा 35, क्लोजिंग बैलेंस है 42, फिर कहते हैं रिसीट ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹4, और वो अमाउंट कितनी है 20, यहां पे 29 आ जाएगी आपके पास। फिर 4 का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट की अमाउंट आपके पास आ गई। अब यहां से सेल्स आपके पास आएंगी, इन सबको ऐड करें तो हमारे पास टोटल आ जाता है 75, 75, 40। अच्छा अब आपने यहां पर 40 नहीं लिखना, 40 आपके पास क्रेडिट सेल्स की वैल्यू यही आ रही है ना 40,000, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि क्रेडिट सेल्स कितनी है। अगर कहता ना क्रेडिट सेल्स कितनी है तो मैं 40,000 बताता, लेकिन उसने कहा नेट अमाउंट, तो नेट में से डिस्काउंट्स को लेस कर देना है। तो 40,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू, यहां पे 36,000 आना था। अब यहां पे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं 40,000 जाके रिकॉर्ड कर देते हैं, जबकि अगर ये वाली चीज ना होती तो 40 आंसर था, और नेट लिख देने की वजह से इसका आंसर 36 बन जाता है। क्लियर, क्या आपने इसमें से डिस्काउंट्स को माइनस कर देना। बात क्लियर हो गई। तो आपने एमसीक्यू सॉल्व करते हुए इन छोटी छोटी बातों का जरूर ख्याल रखना है, अदरवाइज आपका सारा पेपर इसी तरह से आपके एरर्स की वजह से रह जाना है। तो इन चीजों के ऊपर जरूर फोकस करना है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले रिक्वायरमेंट देखें, मैंने आंसर क्या करना है, मुझसे पूछा क्या गया है, ताकि आप उसी सीमत की तरफ चल सकें। जी नेक्स्ट देखें अब 38, कहते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ अकाउंट्स पेएबल अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी 2018। कहते हैं ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या होगा, और और ओपनिंग बैलेंस किसका, पेएबल। आप लोग अपने पास भी पेएबल अकाउंट बना लें। ये देखें ये पेएबल अकाउंट, बात हो रही है 31 दिसंबर की 2018, यहां पर 1 जनवरी 2018, मतलब ये वाली वैल्यू है जो मिसिंग है, मैंने बतानी है बैलेंसिंग वैल्यू, मैं इसको कंसीडर कर दूंगा। अब देखते हैं इन्होंने क्या बताया, कहते हैं पेमेंट थ्रू बैंक, हमने पेमेंट की तो इस साइड पर आ जाएगी 160,000। फिर क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड, परचेजेस इस साइड पर आती हैं। ये बातें तो क्लियर है ना, 185,000 की। फिर कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो 16,000 पेबल्स अकाउंट की डेबिट साइड पर। कहता है कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल्स, ये भी इधर ही, इसके अगेंस्ट पेबल्स ने कम हो जाना होता है। पेबल्स का कम होना, लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है, तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। कहते हैं जो बैलेंस कैरी डाउन है आप लोगों के पास वो, तो देखिए आपके पास डेबिट साइड तो उसने टोटल करके दे दी, तो आपने सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेना था, उसमें से 185 को लेस कर दो तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। और ये अमाउंट क्या बनेगी आपके पास, डेबिट साइड का टोटल कितना बन रहा है 205,000। अब इसमें से 185,000 लेस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहां पे 20,000 रिकॉर्ड करें कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 20,000 का। क्लियर। 39, receivables
लेजर अकाउंट 1 जनवरी टू हैड बैलेंस ऑफ रुपीज दिस, कहते हैं व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस। अब देखें एक ही किस्म के सारे क्वेश्चंस हमारे पास चल रहे हैं कि आपने रिसीवेबल्स के अकाउंट को मेंटेन करना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि ओपनिंग मैंने किस साइड पे लिखनी है। रिसीवेबल्स है तो ओपनिंग डेबिट साइड पे। फिर क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट शामिल नहीं है, पहले से ही शामिल नहीं है, और वो कितना है 245 और मेड ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट सेल्स है इधर बेटा, इसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्काउंट लेस कर दिया। अब देखें यहां पर कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू रुपीज दिस एंड कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 700 वर अलाउड, refund of rupees 1300 वर मेड टू कस्टमर्स। अब यहां पे बात देखें तो ये ट्रेड डिस्काउंट नेट करने के बाद है, कैश डिस्काउंट नेट करने के बाद नहीं था। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा ही लेस करने के बाद ही सेल्स लिखी जाती हैं। तो अब आपने क्या करना था, यहां पे लिखना था 210 200, फिर इसमें कैश डिस्काउंट लिखना था 700, फिर इसमें से रिफंड, मतलब मैंने अपने कस्टमर्स को दिए। तो यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। भाई हो सकता है मैंने ये अमाउंट कुछ एक्स्ट्रा ले ली हो। अब मुझे एक बात बताओ कि एक कस्टमर था मेरे पास आया, उसने मुझसे 850 रुपीज की गुड्स परचेज की और मुझे उसने 1000 रुपए दे दिए और मैंने अपने अकाउंट में जाके 1000 रुपए लिख दिए। क्या मैं उसको 150 रुपीज रिटर्न नहीं करूंगा? तो भाई वो उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा कि उसने अपने कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर ली होगी जो कि बाद में उसको रिफंड करनी पड़ी। जब रिसीव की तो उसने टोटल ही यहां पे जाके लिख दिया। तो जो रिफंड करेगा तो सिंपल सी बात है, रिफंड करेगा तो कैश क्रेडिट। तो रिफंड किसको कर रहा है? कस्टमर। रिसीवेबल तो रिसीवेबल को डेबिट कर दो। तो वहां पे ना एज सच कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं थी। ये 1300 ही था जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था। तो आपने सिंपली इसकी रिकॉर्डिंग करनी थी कि रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डेबिट साइड का टोटल करें, उसमें से ये अमाउंट लेस करें। हाँ जी, तो आपके पास बैलेंसिंग अमाउंट क्या आ जाती है, 32,850 प्लस 245,000 प्लस 1300। ये टोटल है डेबिट साइड का। इसमें से लेस कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 68,250 और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब कहते हैं द चार्ट्स ऑफ अकाउंट इज अ लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटली हैविंग बैलेंसेस इन द जर्नल लेजर। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में देखें, बिल्कुल सेम ऐसी स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। क्या आपको याद है? चार्ट्स ऑफ अकाउंट प्रीवियस लेक्चर में उसने यही कहा था कि ये बेसिकली लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जिनमें हमारे पास जर्नल लेजर्स के बैलेंसेस मौजूद होते हैं। अच्छा फिर देखो, द डिजिट इन द अकाउंट नंबर्स assigned to journal ledgers account often have significance. For example, an account number beginning with 1 might signify that the account is an asset account. 6 might signify an operating expense. ये बात बिल्कुल सही थी। जब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में नंबर दिए गए थे कि 100 से 199, तो मैंने आपसे पहली बात यही की थी कि यह डिनोट कर रहा है कि ऐसे लेजर्स जिनका स्टार्ट 1 से हो वो मेरे एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स 200 से जा रहे थे 299, कि अगर 2 से स्टार्ट होगा तो मेरे करंट एसेट्स बन जाएंगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज वगैरह के बारे में बात थी। लेकिन इस चीज को जरा जाके चेक करो कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटली हैविंग बैलेंसेस इन द जर्नल, ये बात सही है वैसे। तो इसकी बोथ 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट्स ठीक बन जाएंगी।
अब दिखने में ये दोनों स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल सही है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में भी बिल्कुल ऐसी ही बात जाती रहती है। सेकंड स्टेटमेंट में तो हमें कोई डाउट है ही नहीं, ये तो हर हाल में ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें ना, तो कहता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इज अ लिस्टिंग ऑफ अकाउंट, यहां तक उसकी बात सही थी। लेकिन जब उसने कहा ना कि प्रेजेंटली हैविंग बैलेंसेस इन द जर्नल लेजर, तो आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग अपने जर्नल लेजर्स को क्लोज किया करते थे, तो कुछ लेजर्स के बैलेंस कैरी डाउन नहीं होते थे, लेकिन उनके साथ हम लोगों ने उनकी नंबरिंग की हुई होती थी कि ये जर्नल लेजर दिस 15 18 20 इस किस्म की बात होती थी। वो तो एट द एंड ऑफ द पीरियड था कि हमें पता चलेगा ना कि हमारे पास उसका बैलेंस है या नहीं है। तो प्रेजेंटली हैविंग बैलेंसेस की वजह से ना आपने स्टेटमेंट 1 को गलत कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा सेकंड। तो आपके एमसीक्यूज में ना हमेशा इसी तरह से कोई एक आध वर्डिंग की वजह से आपकी वो स्टेटमेंट गलत, हालांकि वैसे सही नजर आ रही होती है, कोई एक आध वर्ड की वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इसके लिए स्टेटमेंट 40 में स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल से थे, आप लोग इनको कंप्लीट कर सकते हैं और हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।